उस रात भी मैं मामूल के मुताबिक शाम के पहले गश्त पर निकला। ये पहला गश्त खाने के बाद तकरीबन 9:15 बजे होता था। मैं एक लंबा चक्कर काटकर कोठी के अकबी हिस्से में पहुंचा था कि अचानक कदमों की चाप महसूस हुई। आवाज़ बाएं सिमत से आई थी। तकरीबन 10 गज के फासले पर फूलों के कुंज के पीछे कोई मौजूद था। मेरे जहन में खदशात जाग उठे। एक लम्हे तक मैं उस पर निगाहें जमाए रहा, फिर उठकर उस तरफ चल पड़ा। जो कोई भी था, अगर भागने की कोशिश करता तो छुप नहीं सकता था। अलबत्ता वहाँ से मुझ पर बाआसानी हमला किया जा सकता था। पिछले दिनों जो सूरत-ए-हाल रही थी, उसकी वजह से मुझे मोहतात रहना पड़ रहा था। मैं उस तरफ निगाहें जमाए एक एक कदम बढ़ता रहा, लेकिन अचानक ही फूलों के कुंज के अकब से कोई नमूदार हुआ और उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये मिशिको थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती मेरे करीब पहुंच गई और फिर उसने इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में मुझसे कहा, हेलो हेलो। मेरा आपसे बाकायदा कोई तारुफ नहीं हुआ, लेकिन मैं दूसरों से आपके बारे में सुनती रही हूँ और थोड़ी सी मालूमात भी हासिल कर चुकी हूँ। जी मिस मिशिको। गुड। गोया आप मेरे बारे में बहुत जानते हैं। नहीं, बहुत कुछ तो नहीं, कम से कम इतना तो जानते हैं कि मेरा नाम मिशिको है। जी, इतना जानता हूँ। और क्या जानते हैं? नहीं, और कुछ नहीं। गुड। एक बात कहूँ आपसे? जी ज़रूर कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, उसने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मेरे चेहरे पर अजीब सी कैफियत फैल गई। मैंने कहा, मिस मिशिको, आपको शायद ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ लगे कि मैंने आपको देखा भी है और आपके बारे में सोचा भी है। मेरे बारे में? जी हाँ। भला क्या सोचा है आपने मेरे बारे में? आइए ज़रा बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, उसने कहा और मैं उसके साथ फूलों के कुंज के पास बैठ गया। मैं ज़रा गौर कर रहा था कि आखिर मिशिको को मुझसे मुखातिब होने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मेरी अपनी निगाहों में वो एक निहायत पुरस्कार लड़की थी। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर मिशिको ने कहा, जी कुछ बातें कीजिए। वैसे एक बात पूछूं आपसे? ज़रूर मिस मिशिको। इस वक्त जिस तरह मैं आपके पास आ गई हूँ, आपको उससे कोई कोफ्त तो नहीं हुई? नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। हाँ, जाहिर है मैंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों के दरमियान गुजारा है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। हाँ, ये बात तो है। तो जाहिर है इंसान की ज़ुबान अच्छी होती ही है। जी मिस मिशिको। मिस्टर आकिल, आप इन लोगों के दरमियान कितने अरसे से हैं? खासे दिन हो गए। वैसे एक बात कहूँ, ये सब बहुत अच्छी हैं। आप बुरा ना मानिएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आप यहाँ जॉब करते हैं। जी, भला इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मैंने सवाल किया। बस मैं ये पूछ रही थी कि इन लोगों का रवैया आपके साथ बहुत अच्छा है। लगता ही नहीं कि आप इन लोगों के मुलाजिम हैं। इसकी वजह ये लोग खुद हैं। ये सब बहुत अच्छी हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, सब हंसने बोलने वाले। अब मैं भी आपके बारे में सवाल करूं मिस मिशिको? जी ज़रूर, मुझे खुशी होगी। आप मिस्टर हैम्बर्ट के साथ कितने अरसे से हैं? मिस्टर हैम्बर्ट के साथ मैं तकरीबन 1.5 साल से हूँ। अच्छा, उससे पहले आप क्या करती थीं? जॉब। हम लोगों की ज़िंदगी में और क्या है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम किसी न किसी से मुंसलिक होते ही हैं। यानी इससे पहले भी आप जॉब करती थीं? जी। मिस मिशिको, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? बचपन में सुना है कि दुनिया के उस खित्ते से ताल्लुक़ रखती थी जो हिमालय की खाई में वाक़ है, लेकिन बहुत छोटी थी। बल्कि शायद यूँ समझ लीजिए कि मेरी पैदाइश ही लंदन में हुई। उसके बाद मिस्टर हैम्बर्ट के पास फिनलैंड चली गई। ना जाने कहाँ कहाँ घूमती यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके अजीज़ो अकारिब? मैंने सवाल किया और वो एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। इस सवाल को आप रहने ही दें तो बेहतर है। ठीक। मिस्टर आकिल, आज आपसे बहुत मजाक करने को जी चाह रहा है। यहाँ मैं कई दिन से आई हुई हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई, मुख्तलिफ लोगों को देखा और उनसे मुतासिर भी हुई। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि मैं आपसे बहुत मुतासिर हुई हूँ? मैंने एक बार फिर मिशिको की आंखों में देखा। उन हसीन आंखों में कुछ और ही था। बड़ी अजीब सी बात। अगर सोचा जाए तो किसी शायर के मिजाज के मुताबिक, यानी वो झूठ बोल रही थी। उसने अपने चेहरे के तासुरात भी छुपा लिए थे, लेकिन ये हसीन आंखें ये सच्चाई की मज़हर थीं और ये झूठ नहीं बोल पा रही थीं। इन आंखों में वो नहीं था जो उसकी ज़ुबान पर था। दिल तो चाहा कि इस बारे में उससे कहूँ, लेकिन अभी कुछ और वक्त दरकार था। मैंने कहा, मिस मिशिको, लीना किस किस्म की लड़की है? मेरे इन अल्फाज पर वो खामोश हो गई तो मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि आप अपने मालिक की बेटी की बुराई करना पसंद नहीं करेंगी। मैं उसकी गवर्नेंस हूँ। हाँ, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि लीना किस किस्म की लड़की है? देखो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ और इसे किसी की बुराई ना समझ लेना। अगर आप ऐसा महसूस करती हैं तो बराहे करम मुझे कुछ ना बताइए।
मैं तो सिर्फ इस रिश्ते से पूछ रहा हूँ जिस रिश्ते से आप मेरे पास आकर बैठ गई हैं। वो बेख्तियार मुस्कुराई, फिर बोली, भला मैं किस रिश्ते से तुम्हारे पास आकर बैठ गई हूँ? दोस्ती और मोहब्बत के रिश्ते से। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि तुम यहाँ जॉब करते हो और मैं भी जॉब करती हूँ। ना तुम मालिक हो ना मैं मालिक हूँ। मालिक किसी मालिक से दोस्ती कर सकता है, एक मुलाजिम किसी मालिक से दोस्ती नहीं कर सकता, उसे मुलाजिम ही रहना पड़ता है। और यही बात मैं तुम्हें समझाना भी चाहती थी मिस्टर आकिल के इन लोगों को किसी भी तौर अपना दोस्त मत जानना। ये मालिक हैं, मालिक हो सकते हैं। लीना भी उनमें से एक है। वो हर खूबसूरत खिलौने को हाथ में लेती है, उससे खेलती है और जब उसका दिल भर जाता है तो उसे 3 मंजिला इमारत की खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक देती है और खिलौना चूर चूर हो जाता है। ये जितने बड़े लोग होते हैं ना, ऐसा ही करते हैं मिस्टर आकिल। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, तुम मशरिक के लोग हो, मेरा ताल्लुक भी मशरिक ही से है। कम से कम इतना तो कह सकती हूँ कि मेरे खून में मशरिक का खून शामिल है। हम लोग आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर दिलो जान से करते हैं, खिलौना समझ कर नहीं, चाहे हमारे दरमियान मालिक और मुलाजिम का रिश्ता ही क्यों ना हो। हाँ, और अगर हम वो खामोश हो गई और अजीब सी निगाह से मुझे देखने लगी। आप खामोश हो गई मिशिको? हाँ, प्लीज़ एक बात कहूँ? कहती रहिए, मैंने अभी मना नहीं किया है आपको कोई बात कहने से। मैंने कहा और वो हंस पड़ी, फिर बोली, इसे मेरा तकिया कलाम ही समझो। कोई बात नहीं, आप कहती रहिए, मैं सुन रहा हूँ। इन लोगों के जाल से निकल आओ। किन लोगों के जाल से? वो जो तुम पर जाल डाल रहे हैं। मैं समझा नहीं। उन लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं। आपके ख्याल में कौन कौन मुझ पर जाल डाल रहा है? साइमा, लीना, वो लड़की नगमा, और ये सब अपनी आंखों में तुम्हारे लिए चोर रखती हैं। आपकी निगाह बहुत गहरी है मिशिको। क्यों नहीं, मैंने अब तक किसी न किसी तरह जिंदगी गुजारी है। हाँ, वो तो ठीक है, बस मैं आपको होशियार कर देना चाहती थी कि कहीं आप इनमें से किसी मुश्किल का शिकार ना हो जाएं। मिस्टर आकिल, आप इत्मीनान रखिए, मैं किसी मुश्किल का शिकार नहीं हूँ। वैसे इस वक्त आपको फुर्सत कैसे मिल गई? आप ज़्यादा से ज़्यादा लीना के साथ ही रहती हैं। नहीं, यहाँ आने के बाद उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही है। मैं बहुत कम उसके साथ रहती हूँ। अच्छा, एक और बात कहना चाहती हूँ, उसने कहा, फिर खुद ही अपने अल्फाज पर हंस पड़ी। फिर बोली, अगर मुमकिन हो सके तो मेरे बारे में गौर करना। उसने गर्दन झुका ली और मैं उसका चेहरा तकने लगा। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे भी एक बात कहने की इजाज़त दीजिए मिशिको। हाँ, ज़रूर। उसने निगाहें उठाईं। आप बहुत अच्छी खातून हैं। आप यकीन कीजिए, आपकी अब तक की बातों से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आपने मुझे उन तीनों से होशियार रहने के लिए कहा। मैं खुद भी अपने आप को पहचानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मुझे उनसे वाकई होशियार रहना चाहिए। मैं होशियार हूँ, लेकिन आपसे जो बात मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनिए। आप जो कुछ भी हैं, जैसी भी हैं, जो भी हैसियत रखती हैं, आप यकीन कीजिए मैं आपको पसंद करता हूँ। आप अच्छी हैं, बहुत अच्छी, लेकिन आप झूठ बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। मेरे अब तक के अल्फाज से उसके चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए, लेकिन जब मैंने आखिरी बात कही तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर बोली, झूठ बोलती हुई? हाँ, आपको अपनी आंखों के हुस्न का अंदाज़ा है? ये आंखें ऐसा लगता है आपकी नहीं हैं, कहीं और से आपको मिली हैं। कितनी खूबसूरत आंखें हैं आपकी मिशिको, कि अगर कोई इनमें डूबने की कोशिश करे तो दोबारा वो कभी उभर नहीं सके। ये आंखें सच्ची हैं, इनका हुस्न भी सच्चा है। अगर आप झूठ बोलती हैं तो ये आंखें बेचैनी से आपके झूठ को मना करती हैं, इंकशाफ करती हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। मिशिको, आप मुझे इस हैसियत से बिल्कुल पसंद नहीं करती जिसका आप इजहार कर रही हैं, बल्कि इस वक्त आप जो मेरे पास आई हैं उसके पसे पर्दा कुछ और है। अगर वो आप मुझे बताना चाहें तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। बाकी इन खूबसूरत आंखों से झूठ ना बुलवाइए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो कभी झूठ नहीं बोलेंगी। वो एकदम बुरी तरह बेचैन हो गई, फिर अपनी जगह से बेख्तियार उठी और इसके बाद तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैंने सच्चाई उसके सामने रख दी थी जिसे वो बर्दाश्त न कर सकी और चली गई, लेकिन मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मिशिको ने एक मासूमाना हरकत की थी, लेकिन मैं उसे मासूम तो नहीं कह सकता। कोई चक्कर था, कोई गहरा चक्कर, और इसके बारे में मुझे यकीन था कि खुद हैम्बर्ट को भी नहीं मालूम होगा कि मिशिको उन लोगों से अपना ताल्लुक 1-1.5 साल का बताती थी। मेरे जहन में कुछ नए मंसूबे आने लगे। मैं अपना काम तो सर अंजाम दे ही रहा था। वह पुरस्कार शख्सियत अब मेरी तहवील में थी। मैं बेधड़क उस तय खाने में चला जाता था क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने बारहा उस पुरस्कार बूढ़े की हरकत व सकनात देखी थी।
वो अपने आप में खोया खोया रहता, उसके अंदर कभी बेजारी के आसार भी नहीं पाए गए थे। बस यूं लगता था कि जैसे वो बिल्कुल खाली जहन का मालिक हो और कुछ ना सोचता हो। एक ऐसे शख्स को इन लोगों ने अपने जाल में गिरफ्तार कर रखा था। ये इससे क्या फ़ायदा उठा सकेंगे? बाहर तौर उस दिन फिर हयात अली साहब से मुलाकात हुई। हैम्बर्ट के आने के बाद अक्सर हयात अली साहब की नशिस्तें हैम्बर्ट के साथ ही रहती थीं और अमूमन वो तन्हाई में बैठे बातें करते रहा करते। बहुत से मामलात थे जो दिलचस्प नौयत के हामिल थे। उस वक्त हयात अली साहब तन्हा थे। मैं खुद उनके कमरे में गया। मुझे देखकर वो चौंक पड़े और आहिस्ता से बोले, आओ आओ। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि जैसे ही फुर्सत के लम्हात हों तुम मुझसे मिलते रहो। पहले ये बताओ, इस वक्त कोई ख़ास बात तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस यूं ही आपके पास चला आया। क्या हाल है उसका? अब तो मैंने उसे देखना भी छोड़ दिया है। वैसे भी एहतियात के पेशे निगाह बहुत कम उसके पास जाता रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस ज़रूर रहा है कि उसके बारे में मुझे मालूमात हासिल होती रहें। वो ठीक है और मेरा ख्याल है ज़्यादा मुतमईन है। हाँ, बात यही थी कि जब्बार का सहारा मुझे मजबूरी की हालत में लेना पड़ा। बात यह थी कि मुझे दूसरे लोगों का भी खतरा था और मैं ये सोचता था कि कहीं कोई उस तक पहुंच ना जाए। जब्बार जिस तरह का आदमी था तुम्हें उसके बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। बाहर के हंगामों से वो निमट सकता था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। मैं ये सोचता था कि जब्बार कोई ऐसी चाल ना चल जाए या कोई और उस तक पहुंचने में कामयाब ना हो जाए। लेकिन अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। अलबत्ता एक जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूँ। क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने आप से मानूस करो। तुम एक ज़हीन नौजवान हो। देखो, ये दुनिया लेने और देने की कायल है। मैं शर्मिंदगी के साथ तुम्हें यह कहने पर मजबूर हूँ कि अगर हम सबकी काविशें हमारे लिए बावर हुई तो तुम्हें बाकायदा उसमें इतना बड़ा हिस्सा मिलेगा कि तुम अपनी तवील तरीन ज़िंदगी बड़े सुकून और ऐशो आराम से गुजार सकोगे और माली झगड़ों से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। और फ़र्ज़ करो हम ना भी कामयाब हो सके और हमारी ये टीम जिंदा सलामत लौट आई तो मैं तुम्हें कम से कम 20 लाख रुपए दूंगा, जिससे तुम कोई छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, जनाब आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन बराहे करम इसे मौजू ना बनाइए। हम इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन उस वक्त जब हमारी ये तमाम काविशें बखैर खूबी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं आपसे एक बात का वादा करता हूँ, वो ये कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, बस जो कुछ मिल रहा है वो मिलते रहने दें। इससे ज़्यादा आपसे और कुछ नहीं कहूँगा। हयात अली साहब की आंखों में तारीफ के आसार नजर आने लगे। वो बेचारे क्या जानते थे कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता था जो अब नहीं कर सकता। मैं तो एक मनहूस शख्सियत से छुपने की कोशिश करता चला आ रहा था। मैंने हयात अली साहब से कहा, हयात अली साहब, आप जिस मुहिम पर निकले थे और जिस मुहिम में आप उस शख्स को पकड़ लाए हैं उसे कितना अरसा हो गया? मेरा मतलब है आप वापस कब पहुंचे? तकरीबन 2.25 साल हो गए। जी, उस वक्त से ये आप ही के पास हैं? हाँ। क्यों? ये सवाल क्यों किया तुमने? नहीं, देखिए ना, हर चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता था कि कितने अरसे से आपके साथ है। मैंने खुद ही बात गोल कर दी। हालांकि हकीकत ये थी कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि मिशी को उस बूढ़े शख्स से कोई ताल्लुक़ रखती है तो उसकी तलाश में कहाँ कहाँ होती हुई यहाँ तक पहुँची है और कितना अरसा गुजर चुका है, जबकि 1.5 साल से वह हैम्बर्ट के साथ है। बस इतना ही मालूम करना था मुझे। और इसके बाद हयात अली साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती रहीं। फिर मैं उनसे इजाज़त लेकर वहाँ से चला आया। मेरे काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहे थे और बाकी सारे मामलात हयात अली साहब के थे। बाकी मज़ीद अब मुझे और कोई मुश्किल नहीं थी। फिर फराज मेरे पास आया और उसका चेहरा लटका हुआ था। जनाब, यकीनन कोई मुश्किल पेश आ गई होगी। यार, बड़ी ख़तरनाक खबर सुनकर आ रहा हूँ और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हौलनाक खबर? ये जनाब हैम्बर्ट साहब जो है ना, उनके आने का मकसद कुछ और है। ये लोग एक मुहिम की तैयारी कर रही हैं और शायद उस मुहिम पर मुझे भी जाना पड़े। तो फिर मर्द हो यार, घबराते क्यों हो? मैंने कहा। बिल्कुल नहीं घबराता। मशाल का क्या होगा? क्या मतलब? तुम बहुत बेकार आदमी हो यार, कुछ तो मेरे लिए करो। मुझे बताइए फराज साहब, मैं क्या करूं? कोई चक्कर चलाओ, अंकल को समझाओ कि घर में एक चांद सी बहू आ जाए तो क्या हर्ज है। चांद सी बहू क्या कहती है? वो बेचारी क्या कहेगी? क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि जो कुछ करना है वो तो मैं ही करूँगा ना। मेरी ड्यूटी मुझे बताइए। देखो, बात वहीं चली जाती है, यानी एक बहुत बड़ा सहारा हासिल है हम दोनों को। वो जो नगमा है ना, नगमा बड़े काम की चीज़ साबित हो सकती है इस सिलसिले में। तेज़ तर्रार है और फिर तुम्हें ये तो मालूम है कि न्याज अली साहब के अंकल से बड़े ताल्लुकात हैं। ये काम तुम ही कर सकते हो प्यारे भाई, तुम ही कर सकते हो। चलो ठीक है, अब जो कुछ भी तुम मुनासिब समझो। और सुनाओ,
कुछ सुनाना नहीं, बस मैं इंतहाई परेशान हूँ और तुम्हें मेरी इन परेशानियों में मेरा साथ देना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं इंतहाई कोशिश करूँगा। तुम्हें अल्लाह का वास्ता। फराज मस्खरेपन से मुझसे लिपट गया और मैं हंसने लगा। वक्त गुजर गया। मैं उसके जाने के बाद सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। वो शख्स भी मुझे खासा दिलचस्प महसूस हुआ था, जिसका नाम नियाज अली था। उसने मुझे जो पेशकश की थी वो भी काबिल गौर थी। वैसे एक दिलचस्प बात यह थी कि इस दौरान ना तो नियाज अली यहाँ आया, ना मैं उस तक पहुंचा। नगमा से 2-3 मुलाकातें हो गईं। मैंने सोचा कि दोनों कामों के लिए नियाज अली से मिलना ज़रूरी है। उसके अंदर की बात भी जहन में रहे, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उससे बरगश्ता हो गया हूँ और मैं खुद भी अपने मामले में उससे बात करूँ। यह कोई ऐसा अमल नहीं था। मैं नियाज अली से मिलने की तैयारियां करने लगा और फिर इसके लिए मैंने नगमा ही का सहारा लिया। नगमा से फ़ोन पर बात की और नगमा चौंक पड़ी। अरे अरे खैरियत, एक नई बात। बस नई या पुरानी क्या, कभी कभी अंदर से कुछ आवाज़ें उभरती हैं और दिल बेख्तियार हो जाता है कि आवाज़ों पर कान धर लिए जाएं। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे हैं। ज़रा अंदर की किसी आवाज़ के बारे में बताइए तो सही। आपसे मिलने को दिल चाह रहा था। आप वाकई, क्या मैं खुशी से दीवानी हो जाऊं? नहीं, आप होशमंद रहें। मुलाकात तो हुई थी हमारी गालिबन परसों शाम। इसका मतलब है कि आप उस मुलाकात से मुतमईन हैं। चलिए ठीक है, दिल तो मेरा चाह रहा था, आपका नहीं चाहता तो ना सही। क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं ये कह रही थी कि क्या मैं आ जाऊं? आप ज़रूर आ जाइए, लेकिन यहाँ हमारे दरमियान जालिम समाज होता है। सुभान अल्लाह, क्या खाया है? इतनी हसीन गुफ्तगू। एक काम करें। जी फरमाइए। यहाँ आ जाए ना, आपके घर। हाँ, अफसोस तो यही है। क्या आप बहुत कम बुलाती हैं? जी नहीं, आप बहुत कम आती हैं। आप ज़्यादा आग ना भड़काइए, आ जाइए। ओके, मैं आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद नियाज अली की कोठी की जानिब चल पड़ा। जब नियाज अली की कोठी में दाखिल हुआ तो मैंने नियाज अली की कार अंदर ही खड़ी देखी। साथ ही वो खड़ी थी जो आमतौर से नगमा के इस्तेमाल में रहती थी। नगमा एक इंतहाई हसीन लिबास में मलबूस मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। उसके बदन से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। उसने इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे खुशामदीद कहा और ड्राइंग रूम की बजाय अपने बेडरूम में ले गई। ये बहुत ज़्यादा कुर्बत का इजहार था। अब इतने दौलतमंद बाप की बेटी की ख्वाबगाह किस कदर हसीन हो सकती थी। ये बेडरूम मुझसे भी ज़्यादा दिलकश था। बहुत ही वसी और ईज़। कमरे में आला दर्जे का फर्नीचर मौजूद था। दीवारों पर हसीन तस्वीर आवेज़ां थीं। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और मुश्ताक निगाहों से देखती हुई बोली, हकीकत यह है कि कभी कभी ज़हन अजीब सी उलझनों का शिकार हो जाता है। समझ में नहीं आता कि उन उलझनों का हल कौन दे सकता है। दोस्त, मैंने जवाब दिया। और अगर मामला दोस्ती का हो तो फिर वाकई जी क्यों नहीं। और अगर वो दोस्त तुम ही हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कितनी दुआएं दूं। बहरहाल थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ और बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसलिए ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि लोगों ने तुमसे मेरे बारे में बहुत कुछ कहा होगा। हकीकत यह है कि हुस्न परस्त हूँ। अच्छे लोगों के साथ बैठने की कायल। किसी से हंसकर बात कर ली जाती है तो लोग फ़ौरन इल्ज़ाम लगा दिया करते हैं। मुझ पर भी लोगों ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए। किसी ने दिल फेंक कहा, किसी ने फ्लर्ट। मैंने इसलिए परवाह नहीं की कि मैं उन्हें जूते की नोक पर मारती थी और ये जानती थी कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी की बात की तरदीद ही नहीं की मैंने। इस काबिल ही नहीं समझा था। लेकिन अब परेशान हूँ। अब क्यों परेशान हो? मैंने सवाल किया। तुम्हारी वजह से। वो असलियत पर उतर आई। अरे मेरी वजह से आप परेशान हैं? हाँ। वजह बताना पसंद करेंगी? बता चुकी हूँ वजह। तब फिर मुझे इस सिलसिले में बेवकूफ़ समझिए, क्योंकि मैं वो वजह समझ नहीं पाया। कह चुकी हूँ कि लोगों ने तुमसे मेरे बारे में बहुत कुछ कहा होगा और तुम मेरी ज़िंदगी में कोई मामूली हैसियत नहीं रखते। इस बात का खौफ है कि तुम भी मेरे बारे में कोई राय कायम ना कर लो। नहीं मिस नगमा, ऐसी बात नहीं है। मैं ज़्यादा दावे नहीं करता किसी सिलसिले में, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इंसान को अंदर से जान सकता हूँ। क्या वाकई? वो एकदम खुश हो गई। हाँ, तो मेरे बारे में किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अव्वल तो कहा नहीं किसी ने मुझसे, और अगर कोई कुछ कहता तो सोच भी नहीं सकता। खुदा की कसम, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरा दिल हल्का हो गया। आपने क्यों बिला वजह ऐसी उलझनों को अपने दिल में जगा दी? मैं तबीयत का इस कदर कच्चा इंसान नहीं हूँ। मुझे अंदाज़ा है, काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा सकती। जी नहीं, मुझे आपके दिल के साबित होने से दिलचस्पी है। वैसे डैडी कहाँ हैं? बस आते ही होंगे, कहीं बाहर गए थे। लेकिन उनकी गाड़ी तो कंपाउंड में मौजूद है। हमारे पास एक गाड़ी तो नहीं है, उसने नाज भरे अंदाज में कहा। ओह सॉरी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर इसके बाद नगमा से जो गुफ्तगू हो सकती थी वही होती रही, यानी वो अपने इश्क की दास्तान सुनाती रही और मैं सब्र सुकून से उसे बर्दाश्त करता रहा। यहाँ तक कि नियाज अली आ गए। नियाज अली ने मुझसे बड़े पुरतफाक अंदाज में मुलाकात की और इसके बाद थोड़ी देर तक वो बाप बेटी और मैं बातें करते रहे। और इसके बाद नियाज अली ने कहा,
भाई नगमा बेगम, अब थोड़ी देर के लिए इस शख्स को हमें दे दो, अगर आपको इतराज़ ना हो तो। ठीक है, नगमा ने कहा और इसके बाद नियाज अली साहब मुझे अपने कमरे में ले गए और बैठने का इशारा करते हुए बोले, हाँ भाई, इतने दिन तक तुम मुझसे नहीं मिले, लेकिन यकीन करो तुम्हारे बारे में मुझे बड़ी गलतफहमियां हैं। ये बात मैं जानता हूं कि तुमने मेरे मुफादात की जिम्मेदारी संभाली है तो उसे सर अंजाम भी दोगे। बहरहाल मैं बार बार ये बात कहते हुए बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ कि अब तुम दोनों ही मेरी पूरी कमाई हो। जो कुछ कर रहा हूँ वो शौक के हाथों मजबूर होकर कर रहा हूँ, वरना अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। यूं समझ लो कि कोई कमी नहीं रहेगी इस सिलसिले में। जी, इसके अलावा मैं तुमसे ये अल्फाज कहने में अब आर महसूस नहीं करता कि तुम्हारे सामने एक खूबसूरत मुस्तकबिल है। नगमा को तुम्हारी जिंदगी में शामिल करके मुझे दिली मुसरत होगी, लेकिन इसके बावजूद मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारा अपना तामीर किया हुआ हो। इसके लिए तुम्हें शदीद जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। वैसे मेरी तरफ से तुम्हें आज़ादी है कि तुम जब चाहो नगमा से मिल सकते हो। मैं तुम्हें इस सिलसिले में कुछ और भी बातें बताऊंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। अलबत्ता तुम्हें काम करना है। जी फरमाइए। कल दोपहर लंच के बाद अगर तुम चाहो तो लंच भी हमारे साथ ही कर लो, और अगर लंच पर ना पहुंच पाओ तो फिर तकरीबन 2:30 बजे मुझसे फ़ोन पर राब्ता कायम करो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है। हम किसी से मुलाकात करेंगे। ये फैसला मैंने अभी और इसी वक्त नहीं किया है, बल्कि पहले से ही बात मेरे जहन में थी। तुमसे राब्ता करना था लेकिन तुमसे मुलाकात हो गई। बेहतर है, लेकिन अगर कोई काम नहीं, बस यूं समझ लो कि सारी तफसील बाद में। नियाज अली ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मैंने उनसे इजाज़त ली और इसके बाद मैं घर वापस आ गया। कोई ऐसी खास बात नहीं हुई थी, मामूलात मामूल के मुताबिक थे। अलबत्ता मेरे जहन में तजस्सुस की लहरें थीं और मैं ये सोच रहा था कि देखो, मामला तो काफ़ी दिलचस्प हैं, आगे की सूरत हाल क्या होती है। कि रात के खाने के बाद सो गया और फिर मैंने दूसरे दिन के मामूलात में कोई तब्दीली नहीं की। लंच के बाद का मामला बिल्कुल दुरुस्त था और ये सबसे बेहतर बात थी। और नियाज अली साहब क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आया। वक्त मुकर्रर पर नियाज अली साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा, ठीक, तो अब तुम यूं करो कि होटल सनडिप पहुंच जाओ। सनडिप का रूम नंबर 110 याद रहेगा? जी। वहां जिस शख्सियत से तुम्हारी मुलाकात हो उससे मिलना, बाकी मामलात बाद में। बेहतर, मैंने कहा। नियाज अली बड़ी पुरस्कार कैफियतों का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन सारी बातें अपनी जगह। मैं वाकई सनसनी महसूस कर रहा था। मामूलात इस तरह तरतीब दिए थे मैंने कि मुकर्ररा वक्त पर कोई उलझन पेश न आए। यहाँ के मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन मेरा अपना भी एक अमल था जिस पर मैं काम कर रहा था। मुझे सारी तफसीलात का पता चलना था। चुनाचे खामोशी के साथ छुपता छुपाता बाहर निकला और इसके बाद एक टैक्सी में बैठकर सनडिप चल पड़ा। कमरा नंबर 110 के पास पहुंचकर मैंने दस्तक दी। कदमों की चाप उभरी और दरवाज़ा खुल गया। मैंने दरवाज़ा खोलने वाले को देखा और एक लम्हे के लिए मेरा पूरा बदन सनसनाहट का शिकार हो गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने जो शख्सियत खड़ी हुई थी वो लीना थी। लीना, हैम्बर्ट की बेटी, जिसके बारे में चलते हुए मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि वो कोठी में है या नहीं। एक लम्हे तक मैं भौंचका चकराया खड़ा रहा। तभी लीना की आवाज़ उभरी, अंदर नहीं आएंगे। मैं लरजते कदमों से अंदर दाखिल हो गया और लीना ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके होंठों पर एक इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट थी और उसने मुझे देखते हुए कहा, मैं जानती थी कि आपकी यही कैफियत होगी मिस्टर आकिल। आप? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए प्लीज़। मैं आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया। आप क्या पीना पसंद करेंगे? कोई ऐसी दवा जो मेरा दिमाग दुरुस्त कर दे, मैंने कहा और लीना हंसने लगी। फिर उसने कहा, कुछ कोल्ड ले लीजिए। नहीं शुक्रिया लीना, मगर मुझे ये बताओ कि ये तुम ही हो? हाँ, क्यों नहीं? नियाज अली से तुम्हारा क्या राब्ता है? उन्होंने कुछ नहीं बताया। बिल्कुल नहीं, हालांकि तुम्हारे बारे में उन्होंने मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी ली है। कैसी जिम्मेदारी? फराज तुम्हारे दोस्त हैं और वहाँ सब लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैंने नियाज अली से कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सिलसिले में कोई मुश्किल पेश आ जाए। नियाज अली ने मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बताया? मसलन? खैर छोड़िए, मैं अपनी ज़ुबान से कुछ भी नहीं कहना चाहता। जी आप बताइए, क्या करना है मुझे? ये तो आप ही बता सकती हैं। क्या नियाज अली को यहाँ आना है? नहीं, मैं एक बात आपसे करना चाहती हूँ। जी कीजिए। कोई जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की जाए तो क्या आप राजदारी से वो काम सर अंजाम दे सकती हैं और उसका कितना ही मुआवजा आप चाहें तलब कर सकती हैं। मैं कुछ यूं महसूस कर रहा हूं मिस लीना कि नियाज अली ने जिस काम के लिए मुझे भेजा था उसमें कोई गड़बड़ हो गई। ये रूम नंबर 110 ही है ना? मेरे इन अल्फाज पर लीना हंस पड़ी और बोली, हाँ ये वही है, लेकिन मैं खुद परेशान हो गई हूँ। एक अजीब से इम्तिहान में पड़ गई हूँ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, दिल तो चाहता है कि मैं आपसे दिल की तमाम बातें कर लूँ, लेकिन खैर आपका वक्त भी कीमती है। यूं समझ लीजिए कि मैं आपसे उस पुरस्कार शख्सियत के बारे में बात करना चाहती हूँ
जो अब उस इमारत के तय खाने में मुंतकिल हो गई है। एक बात अब ये समझ लीजिए कि मैं आपसे दर हकीकत बहुत मुतासिर हूँ। आपकी शानदार शख्सियत ये जाहिर नहीं करती कि आप किसी कोठी के मुलाजिम हो सकती हैं। वो लोग आपके सामने बहुत दबे हुए हैं। आपका शुक्रिया मिस लीना, लेकिन क्या इस वक्त इन बातों की गुंजाइश है? हाँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ इस वक्त बेधड़क कहूँगी, चाहे आप पर उसके कैसे ही तासुरात मुरत्तब हों। कहिए ना प्लीज़, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सुनिए मिस्टर आकिल, मैं मगरिब की रहने वाली हूँ। मशरिक और मगरिब के ज़ौक़ को जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके यहाँ एक लड़के और नौजवान के दरमियान बहुत से हिजाब होते हैं, लेकिन मैंने बचपन से जिस माहौल में परवरिश पाई है वही माहौल मुझ पर मुसल्लत है। मैं एक अरबपति बाप की बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता हो जाए। यहाँ मैं अपने डैडी के साथ एक मिशन पर आई हूँ और हम उस मिशन को मुश्तरका तौर पर सर अंजाम देंगे। लेकिन मिस्टर, मैं ये चाहती हूँ कि इन तमाम बातों को मद्देनिगाह रखते हुए आप हमारे अपने आदमी की हैसियत से काम करें। यानी आप ये ना सोचें कि आप सिर्फ हयात अली साहब के मुलाजिम हैं। बात असल में यह है कि एक बहुत बड़ी चाबी आपके हाथ में आ गई है, यानी वह पुरस्कार बूढ़े की। दौलत की कोई फिक्र नहीं। आप इस सिलसिले में जितने भी अखराजात चाहें करें, हम आपके सामने करेंसी के अंबार लगा देंगे। वह शख्सियत आपके कब्जे में आनी चाहिए और आप उसके सिलसिले में हर तरह से हमसे रुजू करेंगे। वेरी गुड। और इस सिलसिले में आप नियाज अली साहब से मुंसलिक हैं मिस लीना? मैंने सवाल किया और वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? जो कहना चाहता हूँ आप समझ गई हैं, लेकिन चूंकि आप कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं इसलिए यह सवाल दोबारा कर रहा हूँ। बेहतर है कि जवाब दीजिए, चाहे इसके लिए सोचने का वक्त क्यों ना लेना पड़े आपको। मैंने कहा और लीना की निगाहों में देखा। उसकी निगाहें झुक गईं। फिर कुछ लम्हे वो खामोश रही और इसके बाद अचानक ही उसके चेहरे पर एक तब्दीली महसूस की। यूं लगा था जैसे अचानक ही उसके जहन में कुछ झिल्लाहट सी आ गई हो। उसने सर्द निगाहों से मुझे देखा और बोली, मेरे सुपुर्द कुछ जिम्मेदारी की गई है और इस वक्त भी मेरी ही जिम्मेदारियां ज़ेरे अमल हैं। हाँ मिस्टर आकिल, मेरे सुपुर्द आपसे बात करने की जिम्मेदारी की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ख़जानों का खेल होता है ना, बड़ा संगीन होता है। लोग इंसानियत को भूल जाते हैं। हर शख्स अपने अपने तौर पर काम करने पर मजबूर हो जाता है। आपको ये बात मालूम है कि आपके कब्ज़े में इस वक्त एक ऐसी शख्सियत आ गई है जो बेशुमार अफराद के लिए बायस दिलचस्पी है। उन बेशुमार अफराद में नंबर 1 हैसियत अंकल हयात को दी जाती है, क्योंकि हयात अली इस वक्त सबसे बेहतर पोजीशन रखती हैं, इसलिए वो बाकी लोगों को अपने राज से आगाह नहीं करते। हम इस सिलसिले में खासी अरसे से उलझन का शिकार थे और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए मेरे डैडी ने एक ऐसी लड़की को हासिल किया है जिसे यकीनी तौर पर उस कबीले के बारे में मालूमात भी हासिल हैं। उसके नकूच भी उन जैसे ही हैं और वो डैडी के लिए काम कर सकती है। आप मिशिको को जानते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एक लम्हे के लिए मेरे बदन में सनसनी की एक लहर दौड़ गई और मैंने कहा, मिशिको तो आपकी गवर्नेस है। हाँ, लेकिन डैडी ने उसे खुद दरियाफ्त किया है। यानी वो आप तक खुद नहीं पहुंची? मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो सिर्फ ये समझता था कि वो आपकी देखभाल करने पर मामूर है। नहीं, अब आप ये समझिए कि उसे दूसरी जिम्मेदारी सौंपी गई है और अगर आप उसकी कुर्बत इख्तियार कर लें तो आप यूँ समझिए कि काम ज़्यादा आसान हो सकता है। वो आपकी मदद भी कर सकती है, बशर्ते कि कोई ऐसा तरीका आप निकाल लें कि वो बूढ़े के सामने आ सके। बड़ी दिलचस्प कहानी है। लेकिन नियाज अली का और आपका रब्ता कैसे हुआ? अंकल नियाज अली हयात अली साहब के ज़रिए ही मेरे डैडी से रूशनास हुए थे, लेकिन इसके बाद हमारे दरमियान मुख्तलिफ राब्ते हो गए और डैडी और अंकल आपस में मिलकर काम करने लगे। असल में फिर वही अल्फाज दोहराऊंगी कि ये जो ख़जाने होते हैं ना, ये बड़ी अजीब नौयत के हामिल होते हैं। इंसान इस सिलसिले में एक दूसरे पर एतबार खो बैठता है। हर शख्स ये समझता है कि दूसरा उसके साथ फरेब कर रहा है। आपके डैडी ने आपको भी इस सिलसिले में शामिल कर रखा है मुकम्मल तौर पर। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें डैडी बराह रास्त काम नहीं कर सकते। मसलन आप इसी वक्त को देख लीजिए, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रही हूँ। एक बात और बताइए जी, क्या नगमा इस बारे में कुछ नहीं जानती? आप यकीन करें कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। हो सकता है उन बाप बेटी के दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो फिर मेरी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ एक, मैंने मिशिको की बात आपसे कही है। बूढ़ा आपकी तहवील में है। अंकल नियाज अली मेरे बाप मिस्टर हैम्बर्ट के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अंकल भी और मैं भी यही चाहती हूँ। आप जिस तरह भी मुमकिन हो सके मिशिको के लिए ऐसी जगह बनाएं कि वो आपके साथ बूढ़े तक पहुँच सके। वो आसानी से बूढ़े को कंट्रोल कर सकती है। मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश। ठीक है, मैंने मुस्कुरा कर कहा और फिर कहने लगा, आप इतनी अच्छी शक्ल सूरत की मालिक हैं, ऐसे गहरे गहरे राज आप अपने दिल में छुपा कर कैसे रख सकती हैं? बस ज़िंदगी में बहुत से लोग मुतल्लिक होते हैं। डैडी इस सिलसिले में इंटरेस्टेड थे तो मैं भला उनसे कैसे इनकार कर सकती थी?
और फिर मैं खुद भी एडवेंचर पसंद हूँ और ऐसे कामों में दिलचस्पी रखती हूँ। चुनाचे डैडी के मामलात में बराबर की शरीक हूँ। अंकल नियाज अली भी मुझसे काम लेने में खुशी महसूस कर रही हैं। क्या वो आने वाली हैं? नहीं, इस वक्त वो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान है और ये बात शायद वो भी जानती हैं कि मैं तुमसे मुतासिर हो गई हूँ। मेरे अंदर एक कहकहा उभरा, लेकिन मैंने उसे दबा लिया। इस जैसी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना नेक काम होता है। मैंने कहा, तो फिर आप बताइए, क्या अब मुझे क्या करना है? बस उतना ही जितना मैंने कहा। मुझे इजाज़त? ओके। और फिर मैं उठने लगा तो उसने कहा, अब एक ज़ाती सा सवाल पूछ सकती हूँ? ज़रूर। खुदगर्जी एक अलग चीज़ होती है और तुम्हारे सिलसिले में तो मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। मुझे इस बात का जवाब दो। बात मैं समझ गया था, लेकिन फिर भी मैंने बड़े खलूस से कहा, आप पूछिए। नगमा की पहुँच तुम्हारे दिल में कहाँ तक है? उसका मेरे दिल से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या वाकई? हाँ। और मेरा? उसने लगावट से कहा और मैं मुस्कुराता हुआ उठ गया। कुछ बातें दिलों में रहना ज़रूरी होती हैं और आप खुद भी कह चुकी हैं मिस लीना कि मशरिक यानी रवायात में ज़िंदा है। मुझे मशरिक की रवायात में ज़िंदा रहने दीजिए। खुदा हाफिज़। फिर मैं उसकी बात सुने बगैर निकल आया, लेकिन दिमाग चकराया हुआ था, बार बार धमाके हो रहे थे और बड़ी अजीब सी कैफियतें महसूस कर रहा था मैं। मुझे इस सिलसिले में ज़्यादा सनसनीखेज किरदार नियाज अली का लग रहा था। हयात अली साहब बेशक बूढ़े को अपने साथ रखे हुए थे और उन्हें फौकियत हासिल थी, लेकिन उनके खिलाफ साजिश का जाल बिछ गया था और फिलहाल बात नियाज अली तक महदूद थी। जबकि मैं महसूस कर रहा था कि हयात अली साहब इन लोगों की निस्बत खासी साफ सुथरी फितरत के मालिक थे और यकीनन वो हैम्बर्ट के लिए दिल में कोई बुराई नहीं रखते थे। उनके बरक्स हैम्बर्ट नियाज अली से रब्ता कायम किए हुए था। बड़ा ही पुरस्कार चक्कर चल रहा था। उस बूढ़े की शख्सियत बड़ी अहमियत की हामिल थी। नियाज अली ने उम्दा चाल चली थी कि लीना को मेरे सामने कर दिया। वैसे इंतहाई घाघ आदमी मालूम होता था, क्योंकि जो काम उसने लीना से लिया था वो अपनी बेटी से भी ले सकता था। यकीनन इसके पस मंज़र में बहुत गहराई थी। उसने लीना को मेरी निगाहों के सामने करके अपने और डॉक्टर हैम्बर्ट के दरमियानी रब्त को जाहिर किया और एक तरह से कहा जा सकता था कि खुलकर सामने आ गया। उसके पस मंज़र में क्या था, मैं वाकई इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका। घर वापस पहुंच गया। लॉन पर हंगामा आराई हो रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे आज फिर अच्छे खासे मेहमान जमा होने वाले हैं। असल में हयात अली खुद हंगामा आराई के शौकीन थे। मेहमान आते रहते थे और तफरीह होती थी अच्छी खासी।